नमस्कार साथियों, मैं कल्याण सिंह राजपुरोहित। स्वागत है आपका रजत खंडेलवाल यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की इंग्लिश पढ़ रहे थे। और उसी इंग्लिश के क्रम में आज हम पढ़ने वाले प्रीपोजिशन की जो फाइनल जो सम अप वाली क्लास है, मतलब लास्ट क्लास है, उसके अंदर हम प्रीपोजिशंस का सारा जो सार है उसको समझ लेंगे। तो प्रीपोजिशन हमने पढ़ लिए थे बहुत सारे, जैसे कि अमंग पढ़ लिया था, अमंगस्ट पढ़ लिया था, बिफोर पढ़ लिया था, फिर बिटवीन पढ़ लिया था, फिर हमने इनटू, अक्रॉस, थ्रू, अलोंग, ये सारे के सारे पढ़ लिए थे। तो एक बार हम जो अपनी जो मोटी मोटी चीजें है उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो, अलोंग का मतलब क्या होता है, अलोंग का प्रयुक्त होता है। देखो, अलोंग का प्रयोग होता है जबकि ये जैसे कि एक रोड है और उस रोड के साइड साइड में एक आदमी चल के हुए जाता है। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि इस रोड के अलोंग, मतलब इस रोड के साथ साथ, इस रोड के एक किनारे के छोर पर यह आदमी चलता हुआ जा रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, अलोंग। फिर देखो, जैसे कि ये एक टनल है, जैसे कि ये एक टनल है, यहाँ से एक ट्रेन गुजरती है जो इसके इस छोर से इस छोर तक आती है। ये ट्रेन है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेन क्या करी, इस टनल के थ्रू। तो द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, मतलब ये जो टनल है, इस टनल के इधर से छोर से शुरू होकर इधर वाले छोर पर ये बाहर निकली। तो इस ट्रेन ने क्या किया, इस तरफ के छोर से उस तरफ के छोर से बाहर निकली। ठीक है, आई बात समझ में। आपको सिंपल सी बात समझनी है कि थ्रू का प्रयोग कहाँ होगा, जबकि जैसे कि कोई एक गोल जो भी अपने जो टनल है या फिर जो कोई गुफा है उसके अंदर से होके, या फिर किसी ब्रिज के अंदर से होके, जैसे कि ये ब्रिज बना हुआ है, जैसे इसके अंदर ये है, ये है, ये ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर भी सरफेस है, ऊपर भी सरफेस है, ये ऊपर से पैक है, बाकी ये दोनों सिरों पे है जो खुला हुआ है। ठीक है, एक आदमी क्या करता है, यहाँ से चलना शुरू करता है, फिर यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आदमी है इस टनल के थ्रू जा रहा है, मतलब इस टनल के थ्रू पास निकल रहा है। ठीक है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, फिर बिटवीन का प्रयोग मैंने बताया था, दो लोग होते हैं तो बिटवीन का प्रयोग होता है, और बहुत सारे लोग होते हैं तो अमंग का प्रयोग होता है। अब अमंग का और कहाँ का प्रयोग होता है वो मैंने आपको बता ही दिया था कि सी इज वन ऑफ द गर्ल अमंगस्ट ऑल द ब्रेवेस्ट स्टूडेंट ऑफ द दिस यूपीएस स्कूल। ठीक है, तो सी वाज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट स्टूडेंट अमंगस्ट ऑल द गर्ल्स, मतलब उन सब में से एक है वो, सबसे जो प्रतिभाशाली बालक थे उसमें से वो एक है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपन आगे। बिफोर का प्रयोग होता है कि सामने, और फिर आता है बिहाइंड। देखो, बिहाइंड का प्रयोग होता है पीछे छिपा हुआ। ठीक है, जैसे ये, जैसे कि बादल बने हुए हैं, ठीक है, ये बादल है, और इसके पीछे ये सूरज छिपा हुआ है, उसके पीछे क्या छिपा हुआ है, सूरज। तो द सन वाज बिहाइंड द क्लाउड्स, मतलब इन बादलों के पीछे क्या है, बादलों के पीछे है सूरज, बादलों के पीछे क्या है, सूरज। तो द सन वाज बिहाइंड द क्लाउड्स, मतलब क्लाउड्स के पीछे क्या है, सन है। ठीक है, फिर देखो, मेकिंग लेस प्रोग्रेस के सेंस में किसका प्रयोग होगा, मेकिंग लेस प्रोग्रेस के सेंस में बिहाइंड, बिहाइंड का प्रयोग होगा। जैसे कि सी इज रनिंग बिहाइंड मी, मतलब वो मेरे से पीछे दौड़ रही है। जैसे हम दोनों, दो लोग रेस लगा रहे, ये एक आदमी है, फिर ये एक दूसरा आदमी है। ठीक है, ये दोनों रेस लगा रहे, ये आदमी आगे दौड़ रहा है, ये आदमी पीछे दौड़ रहा है। तो फिर सी, ये वाला जो जैसे कि ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है, तो ये जो बी वाला है वो ए के पीछे दौड़ रहा है और ए वाला क्या आगे दौड़ रहा है। मतलब इसका सेंस क्या निकलता है कि जो ए वाला आदमी है वो आगे चल रहा है, बी वाला आदमी उसके पीछे चल रहा है। इस प्रकार जो जो लेस प्रोग्रेस कर रहा है उसके सेंस में किसका प्रयोग होगा, बिहाइंड का। ठीक है, द ट्रेन इज रनिंग बिहाइंड शेड्यूल, मतलब वो जो ट्रेन है वो शेड्यूल से पीछे चल रही है। मतलब जैसे कि भारतीय ट्रेनों की अपन बात करें तो मोस्टली ज़्यादातर दिनों में जो ट्रेन होती है वो अपने शेड्यूल निर्धारित समय से पीछे चल रही होती है। आपने रेलवे में अनाउंसमेंट भी सुनी होगी, तो उसके अंदर वो बोलते हैं कि जैसे कि जम्मू तवी एक्सप्रेस इज रनिंग बिहाइंड इट्स पर्टिकुलर शेड्यूल, मतलब उसके जो शेड्यूल है उससे वो पीछे चल रही है, मतलब लेस प्रोग्रेस कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, बिहाइंड का। आई बात समझ में। फिर देखो, उत्तरदायी कारण बनाना, कि देयर इज ऑलवेज वन वुमेन
बिहाइंड एवरी मैंस सक्सेस, मतलब देयर इज ऑलवेज वन वुमेन बिहाइंड एवरी मैंस सक्सेस, मतलब हमेशा एक जो महिला होती है वो किसी भी आदमी की सफलता के पीछे छुपी हुई होती है। सफलता के पीछे कौन छुपी हुई होती है? एक महिला। तो इसके पीछे, मतलब पीछे के सेंस में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? बिहाइंड का, मतलब देयर इज ऑलवेज अ वुमेन बिहाइंड एवरी मैंस सक्सेस, एवरी मैंस सक्सेस, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है, वहां पर किसका प्रयोग होगा? बिहाइंड का। फिर देखो बियॉन्ड, फिर आता है उस पार, उस तरफ या उससे आगे। बियॉन्ड का प्रयोग क्या होगा? उस पार, उस तरफ या उससे आगे। जैसे कि देखो ये स्कूल कैंपस बना हुआ है, तो प्रिंसिपल मैम यहाँ पर नोटिस बोर्ड पे लिख देते हैं कि डोंट गो बियॉन्ड द स्कूल कैंपस, मतलब इस जो स्कूल का कैंपस एरिया है उससे बाहर मत निकलना या फिर उससे परे मत जाना। तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? बियॉन्ड का। किसका प्रयोग करेंगे? बियॉन्ड का, कि इससे आगे मत जाना। डोंट गो बियॉन्ड द स्कूल कैंपस। फिर देखो के बाहर, के परे, के हिज टीचिंग स्किल्स, ये देखो ये टीच, ये हटा देना, ये नहीं है। हिज टीचिंग स्किल्स इज बियॉन्ड प्रेज, मतलब उसकी जो टीचिंग स्किल्स है, उसके जो पढ़ाने का तरीका है वो बियॉन्ड प्रेज है, मतलब प्रेज करने से कहीं ज्यादा अधिक है, प्रेज करने से कहीं ज्यादा अधिक है, मतलब इतना अच्छा है कि उसकी प्रशंसा शब्दों में नहीं की जा सकती। तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? बियॉन्ड का, कि हिज टीचिंग स्किल्स इज बियॉन्ड प्रेज, मतलब हिज टीचिंग स्किल्स इज बियॉन्ड प्रेज, मतलब उसकी जो टीचिंग एबिलिटी है वो इतनी अच्छी है कि जो प्रशंसा से भी बहुत आगे है। फिर आता है टुवर्ड्स का प्रयोग। टुवर्ड्स का प्रयोग होता है डायरेक्शन बताने हेतु, कि जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स यू, मतलब मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ, आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब ये एक दिशा सूचक बता रहा है कि मैं, मेरी जो चलने की जो दिशा है वो किस तरफ है, ठीक है। तो या फिर एक तो ये सेंस हो गया। फिर दूसरा आ गया कि ही इज कमिंग टुवर्ड्स मी, ही इज कमिंग टूवर्ड्स मी, मतलब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और वो चल के मेरे पास आ रहा है, वो चल के क्या कर रहा है? मेरे पास आ रहा है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? टूवर्ड्स का। किसका प्रयोग करेंगे? टूवर्ड्स का, डायरेक्शन बताने के लिए। पहला आ गया डायरेक्शन बताने के लिए, कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट, मतलब मैं मार्केट की दिशा में जा रहा हूँ। आई एम गोइंग गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट, ठीक है। फिर अबाउट का प्रयोग, देखो अबाउट का प्रयोग होता है, इससे तुरंत कार्य होने का प्रभाव होता है, कि जैसे कि वो अभी अभी इस काम को करने वाला है, मतलब ये काम अभी का अभी खत्म होने वाला है। जैसे कि आज मैं प्रीपोजिशन खत्म करके ही रहूंगा, तो द प्रीपोजिशन इज अबाउट टू फिनिश टुडे, मतलब प्रीपोजिशन की जो टॉपिक है, जो प्रीपोजिशन की क्लास है, वो आज ही खत्म होने वाली है। प्रीपोजिशन इज अबाउट टू एंड टुडे। तो यहाँ पर अबाउट टू का अर्थ क्या आया? कि ये कार्य तुरंत समाप्त होने जा रहा है, ये कार्य क्या होने जा रहा है? तुरंत समाप्त होने वाला है। कि सी इज अबाउट टू फिनिश द वर्क, मतलब वो इस कार्य को अभी न अभी खत्म करने वाली है, ठीक है। फिर दूसरा आ गया फ्रॉम का प्रयोग। फ्रॉम का प्रयोग, जैसे देखो सूरज है, सूरज से अपने को क्या मिलती है? धूप मिलती है, रोशनी मिलती है। तो द सनलाइट इज कमिंग फ्रॉम द सन, द द सनलाइट इज कमिंग फ्रॉम द सन, द सनलाइट इज कमिंग फ्रॉम द सन, द लाइट कम फ्रॉम द सन, मतलब सूरज से हमें क्या मिलती है? रोशनी। तो फ्रॉम क्यों आया यहाँ पर? कि सूरज से, सूरज के द्वारा हमें क्या मिलती है? रोशनी। तो यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया? फ्रॉम का। देखो प्रीपोजिशन को प्रयोग करने से पहले आपको सबसे पहले तो इसकी जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसकी हिंदी मीनिंग नियर अबाउट निकालनी आनी चाहिए, मतलब वो कहना क्या चाह रहा है। देखो आपको सीधी सी सिंपल सी बात है, द लाइट कम, फिर खाली जगह आ जाएगी द सन। तो अब देखो सिंपल सी बात है, अबोव द सन तो आएगा नहीं, ओवर द सन तो आएगा नहीं, इन द सन तो आएगा नहीं, तो क्या बचा अपने पास? चौथा ऑप्शन फ्रॉम। फ्रॉम ही आएगा, क्यों? क्योंकि हमें सूरज से रोशनी प्राप्त होती है, सूरज से क्या प्राप्त होती है? रोशनी। तो यहां पर किसका प्रयोग हुआ? फ्रॉम। फिर देखो किसी स्थान से आने या जाने के भाव में, किसी स्थान से आने या जाने के भाव में, जैसे कि आई एम कमिंग फ्रॉम दुबई,
मतलब मैं अभी-अभी दुबई से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम दुबई। तो यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि मैं एक स्थान छोड़ के कहाँ आ रहा हूँ? दूसरे स्थान पर। मतलब या तो मैं वहाँ से जाऊँगा या फिर मैं वहाँ से आऊँगा। मैं वहाँ पर पहले दुबई रहता था, वहाँ से उठ के मैं कहाँ आ गया? जयपुर। तो यहाँ पर आई एम कमिंग फ्रॉम दुबई, मतलब मैं दुबई से उठ के कहाँ आ गया? सीधा का सीधा जयपुर। कहाँ आ गया? जयपुर। आई बात समझ में? तो इस प्रकार आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि फ्रॉम का प्रयोग कहाँ होता है। फिर दूसरा है जुदाई का बोध, द स्टिक फेल फ्रॉम द हैंड, मतलब मेरे हाथों में जैसे कि ये पेन है, मेरा मार्कर पेन है और ये अगर मेरे हाथों से ऐसे गिर गया, तो दिस पेन, दिस मार्कर पेन इज़ फेल फ्रॉम माय हैंड, मतलब फेल फ्रॉम माय हैंड मतलब मेरे हाथ से टूट के ये गिर गया, ठीक है? तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का। किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का। आई बात समझ में? फिर आता है इनटू का प्रयोग। देखो एक आदमी है, ये है कुआँ, ये आदमी खड़ा है यहाँ पर, ठीक है? और ये यहाँ से कूद के इसके अंदर कूद जाता है, ठीक है? तो गतिशीलता का वेग का बोध हो रहा है, मतलब यहाँ से ये कूद रहा है। तो देखो द स्टूडेंट वेंट इनटू द क्लास, आ गया? ही फेल इनटू द वॉल, मतलब ये आदमी जो यहाँ खड़ा था वो यहाँ से कूद के इस कुएं के अंदर गिर गया, तो ही फेल फ्रॉम द वॉल वेल। तो फिर ही फेल इनटू द वेल, ही फेल इनटू द वेल, मतलब वो उस जो कुआं है उसके अंदर गिर गया। मतलब पहले वो कुएं के बाहर खड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने कुछ प्रतिक्रिया की वो सीधा का सीधा किसके अंदर गिर गया? कुएं के अंदर। तो इस प्रकार इनटू का प्रयोग होता है। इनटू का प्रयोग देखो एक तरह से आपको ये बताने के लिए कि आई एम इन द रूम, मतलब मैं इस कमरे के अंदर खड़ा हूँ, लेकिन अगर मैं दरवाजा खोल के बाहर जाऊँ और फिर बाहर से वापस मैं अंदर आता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? आई एम कमिंग इनटू द रूम, आई एम कमिंग इनटू द रूम, मतलब मैं दरवाजे से बाहर गया, बाहर से वापस कहाँ आया? अंदर। तो आई एम कमिंग इनटू द रूम, मतलब इनटू का मतलब क्या हो गया? कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना, मतलब गतिशीलता का भाव प्रकट हो रहा है, वहां पर किसका प्रयोग करेंगे अपन? इनटू का। फिर आता है अ मंकी फेल इनटू द वेल, अ मंकी फेल इनटू द वेल, मतलब एक बंदर था, वो उस कुएं के किनारे पर बैठा था, उस कुएं के छोर पर बैठा था और फिर वहां से उठ के वो सीधा कहाँ गिर गया? उस जो अपना ये कुआं है उसके अंदर गिर गया। तो यहाँ पर हम गतिशीलता का भाव प्रकट कर रहे हैं कि पहले तो वो कहाँ बैठा था? उस जो कुएं की किनारी पर, फिर वहां से जैसे ही वो कूदा तो वो सीधा कहाँ गिर गया? उस कुएं के अंदर। तो इस प्रकार यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का। फिर देखो अवस्था या रूप परिवर्तन में, रेन चेंज इनटू स्ट्रोम है, यहाँ पे स्ट्रोम लिख देना, ठीक है? देखो द रेन हैज चेंज्ड इनटू स्ट्रोम्स, द रेन हैज चेंज्ड इनटू स्ट्रोम, मतलब देखो पहले क्या हो रही थी? बारिश, और फिर वो चेंज होके किस में आ गई? चेंज होके किस में आ गई? स्ट्रोम में, मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ कि द रेन हैज चेंज्ड इनटू स्ट्रोम, मतलब पहले तो बारिश हो रही थी नॉर्मल, उसके बाद वो किस में बदल गई? सीधा का सीधा अपने जो तूफान में। स्ट्रोम का मतलब होता है तूफान, ठीक है? आई बात समझ में? फिर आता है ऑन का प्रयोग, नीचे वाली वस्तु को छूने की अवस्था में ऑन का प्रयोग होता है। जैसे कि ये टेबल है, मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल के माध्यम से बताया था, यहाँ पर एक बॉल पड़ी है और ये बॉल अगर इस टेबल को टच कर रही है तो द बॉल इज ऑन द टेबल, द बॉल इज ऑन द टेबल, द बॉल इज ऑन द टेबल, या फिर देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, मतलब वो बुक है उस टेबल को स्पर्श कर रही है, इसलिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? ऑन का। फिर देखो निश्चित दिन या तारीख बताने में, आई शैल कम ऑन मंडे, यहाँ पर आ गया ऑन मंडे। अब देखो एट मंडे क्यों नहीं आया? एट 5 o'clock होता है, एक पर्टिकुलर टाइम को बताने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं, एट 7 o'clock, एट 9 o'clock, एट 10 o'clock, तो वहां पर एट का प्रयोग होगा। लेकिन अगर मंडे बोल दिया, कि जैसे कि आई विल कम ऑन मंडे, आई विल कम ऑन संडे, तो वहां पर किसका प्रयोग होगा? ऑन का। ये आप देखो एट का प्रयोग देखना, ऑन का प्रयोग देखना, दोनों देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है। किसी वस्तु की स्थिति को व्यक्त करने में, क्या ही मेट मी ऑन माई वे टू ऑफिस, मतलब जब मैं ऑफिस जा रहा था तो उस रास्ते में मुझे कौन मिल गया? वो।
तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग क्या बता रहा है कि उस व्यक्ति की स्थिति कहाँ पर थी? मतलब वो व्यक्ति मुझे कहाँ पर मिला? तो जब मैं ऑफ़िस के रास्ते पर था, तो वो व्यक्ति मुझे मिला। तो उस रास्ते के ऊपर, मतलब रास्ते के ऊपर के सेंस में किसका प्रयोग कर रहे हैं अपन? ऑन का। आई बात समझ में? आगे चलते, अपॉन का प्रयोग व्यक्ति वस्तु की गति को स्पष्ट करने में द रैट जंप्ड अपॉन द टेबल। देखो, अब देखो अपॉन और ओवर इन दोनों में जो डिफरेंस है वो समझना है। देखो अबव, अपॉन और ओवर, देखो जैसे कि ये एक छत है, ठीक है, यहाँ पे चल रहा है पंखा, यहाँ पे बैठा है आदमी, ठीक है, तो यहाँ पर तीन सेंटेंस बनेंगे। द फैन अबव द मैन, ये हो गया एक। फिर दूसरा सेंटेंस बन गया द रूफ इज ओवर द मैन। फिर एक यहाँ पर मान लो एक दूसरा घर है, उसकी छत पर एक बंदर बैठा था, वो यहाँ से कूद के यहाँ पर आ गया, मतलब इस छत के ऊपर आ गया। तो द मंकी जंप्ड अपॉन द रूफ, मतलब द मंकी जंप्ड अपॉन द रूफ, मतलब जो जो रैट था, द रैट जंप्ड अपॉन द टेबल, मतलब ऐसे का ऐसे ये दूसरा एग्जांपल है कि वो जो चूहा है वो उस टेबल के ऊपर कूदा, मतलब पहले यहाँ बैठा था, यहाँ से गति करके वो यहाँ पे आया और इस टेबल के सरफेस के ऊपर कूद गया। आई बात समझ में? इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब आप अपन चलते हैं बाई का प्रयोग, जिस व्यक्ति द्वारा काम किया जाता है। जैसे कि अपन बाई का प्रयोग अपन पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में खूब कर चुके हैं, ये बात आपको बिल्कुल भी समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई सी भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको नहीं समझ में आए हो। देखो, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हमने ये जो टेंस को चेंज किए थे, तो देखो अपन लिखते थे इसको राम किल्ड अ स्नेक, राम किल्ड अ स्नेक। तो यहाँ पर हम जब चेंज करते थे तो मैंने बोला था वाज और वर आएंगे, हेल्पिंग वर्ब और वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और फिर बाई के साथ जो भी होता है वो सब लिखना होता है। तो यहाँ पर बाई राम आया, तो मतलब जो काम किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उसको दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बाई का। किसका प्रयोग करते हैं? बाई का। तो ये आपको सिंपल सी चीज है, जैसे ही आपने एक्टिव वॉइस पढ़े होंगे, पैसिव वॉइस पढ़े होंगे, तो वहां पर आपको पता होगा कि बाई का प्रयोग क्यों करते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाले जो भी सीन थे वो आपको सबको पता ही है ऑलरेडी। फिर देखो बड़ी के साथ अथवा समय समाप्ति के साथ, घड़ी के साथ, ये सॉरी घड़ी नहीं, बड़ी नहीं है, घड़ी है, घड़ी के साथ अथवा समय समाप्ति के साथ। देखो आई विल कम बैक होम बाय इवनिंग, मतलब मैं शाम होने तक घर आ जाऊंगा। फिर आएगा इट इज 4 o'clock बाई माई वॉच, मतलब जैसे अपन ये नहीं बोलते कि इट इज 4 o'clock इन माई वॉच, ये गलत बात है। ये अपने आरपीएससी में क्वेश्चन, ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन आता है जहां पर इन और बाई दोनों ऑप्शन दिए हुए होते हैं। तो इसमें ये देखना है कि व्हाट इज टाइम, जैसे अपन किसी से टाइम पूछते हैं तो व्हाट इज टाइम इन योर वॉच नहीं बोलते, अपन ये बोलते हैं कि व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, मतलब आपकी घड़ी के द्वारा क्या समय दिखाया जा रहा है। तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? बाई का, ना कि इन का। इन का प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, व्हाट इज टाइम इन योर वॉच ये कतई गलत, जो गलत प्रीपोजिशन है। हमें यहाँ पर किसका प्रयोग करना है? बाई का। अब देखो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस है, जैसे कि एडिक्टेड के साथ हमेशा क्या आएगा? टू, मतलब इसका मतलब होता है बुरी आदत में फंसना। सोहन इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, मतलब सोहन है वो गैम्बलिंग को एडिक्टेड है, मतलब गैम्बलिंग करने में इतना वो मशगूल हो गया है कि गैम्बलिंग का उसको क्या चढ़ गया है? नशा। गैम्बलिंग का एक तरह से क्या हो गया है? नशा। फिर आता है अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है भयभीत होना, जैसे कि मैं किसी चीज से अफ्रेड होता हूँ, तो उसके साथ देखो सबसे पहले तो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन की मैं एक पीडीएफ डालूंगा। जब भी आपकी ये क्लास होगी, उस क्लास के, ये क्लास खत्म होगी प्रीपोजिशन की, उसके जस्ट बाद मैं टेलीग्राम पर आपको ये पूरी की पूरी जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन की एक पीडीएफ है मेरे पास, जिसमें 300 से 400 फिक्स्ड प्रीपोजिशंस है, तो वो सारे के सारे आपको एक बार पढ़ लेने हैं, समझ में आ जाएंगे। याद रखना है आपको, धीरे धीरे जब आप थोड़े थोड़े दिन में उसकी प्रैक्टिस करोगे, आप क्वेश्चन मिलाओगे, आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, उसको पर डे उस पीडीएफ से पढ़ोगे,
तो आपको धीरे-धीरे वो समझ में आने लग जाएँगे, याद रहने लग जाएँगे, फिर आपको इसमें ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। और जो क्वेश्चन आता है वो आता है फिक्स्ड प्रीपोज़िशन से या फिर आपके उस जो पिछले जो भी अपने 17-18 जो भी मैंने इम्पोर्टेंट जो प्रीपोज़िशन बताया उसके अंदर से। तो देखो एम के साथ किसका प्रयोग होता है? एट का। अमेज़्ड के साथ किसका प्रयोग होता है? एट का। अब देखो अफ्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है? भयभीत होना। शी इज़ अफ्रेड ऑफ फॉलिंग फेलिंग, शी इज़ अफ्रेड ऑफ फेलिंग मतलब वो एक ऐसी लड़की है जो फेल होने से क्या कर रही है? डर रही है। वो फेल होने से क्या कर रही है? डर रही है। फिर देखो एम एट निशाना लगाना मतलब जैसे मेरे हाथ में अगर बंदूक दे दी जाए, तो मैं जो पीडीएफ माँगने वाले हैं उनके ऊपर क्या लगाऊँगा? निशाना लगाऊँगा। क्या लगाऊँगा? निशाना। तो द हंटर एम्ड एट द टाइगर मतलब जो शिकारी था उसने जो चीता था उसके ऊपर क्या लगाया? निशाना लगाया, ठीक है? तो एम के साथ हमेशा किस किस प्रीपोज़िशन का प्रयोग करेंगे? एट का। फिर अफ्रेड के साथ किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का। एडिक्टेड के साथ किसका प्रयोग करेंगे? टू का। अमेज़्ड के साथ किसका प्रयोग करेंगे? एट का। अमेज़्ड का अर्थ क्या होता है? हैरान होना कि ही वाज़ अमेज़्ड एट हर बिहेवियर ही वाज अमेज्ड एट हर बिहेवियर। फिर अवेयर के साथ किसका होगा? ऑफ का। आई एम अवेयर ऑफ शॉर्ट कमिंग्स। फिर बैग के साथ किसका प्रयोग होगा? फॉर का। अब बैग का मतलब होता है भीख मांगना और एक बैग का अर्थ होता है प्रार्थना करना। मतलब ये दो इसके जो सिमिलर जो मीनिंग है वो बहुत सारी है। मतलब बैग का दो चार मीनिंग में अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर बेग का मतलब होता है प्रार्थना करना। फिर आता है ही बेग्ड फॉर मर्सी, ही बेग्ड फॉर मर्सी। फिर ब्लेम के साथ किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का। मतलब किसी व्यक्ति को किसी दोष के लिए उसको दोषी ठहराना क्या कहलाता है? ब्लेम के साथ फॉर लगाना होता है, ठीक है? फिर ही ब्लेम्ड मी फॉर हिज लॉस। फिर बेस्ड ऑन मतलब आधारित। दिस स्टडी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, दिस स्टडी बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो बेस्ड के साथ हमेशा किसका प्रयोग करना है? ऑन का। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है मतलब ये इस वर्ब के साथ यही आते हैं। फिर देखो फिक्स्ड प्रीपोजिशन की एक और चीज बता दो, जैसे ब्रेकआउट हो गया, कंपेयर टू हो गया, ब्रेक बैकआउट हो गया, क्लेम ऑन हो गया, ब्रेक इनटू हो गया, कैंडिडेट फॉर हो गया, फिर केयर फॉर हो गया, कॉन्फिडेंट ऑफ हो गया, फिर आ गया केयर ऑफ, क्रूअल टू। ये क्रूअल है, ध्यान रखना है, ये ब्रैकेट नहीं है, क्रूअल टू, ठीक है? अब देखो आरपीएससी के अपने जो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखते हैं कि ये देखो श्याम इज इनडेबिटेड टू यू योर हेल्प। अब देखो यहाँ पर देखो टू आएगा, फ्रॉम आएगा, फोर आएगा या फिर एट आएगा। देखो सबसे पहले अपन एट का प्रयोग जानते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके से एट का प्रयोग तो नहीं होगा। अब एट का प्रयोग क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो एट का प्रयोग होता है टाइम दिखाने के लिए, ठीक है? सबको सबको पता है एट का प्रयोग होता है टाइम के लिए। और टू है, टू का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे टू आ गया, यहाँ पे टू आएगा, तो दोनों अच्छे लगेंगे क्या? सिंपल सी बात समझनी है। टू का प्रयोग यहाँ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। रीजन मैं बताऊंगा कि टू का प्रयोग क्यों नहीं होगा, लेकिन पहले आप ये बताओ कि अगर दो दो टू एक साथ आएंगे तो क्या सही लगेंगे? नहीं लग सकते, ठीक है? इसका रीजन क्या है, टू क्यों नहीं आ सकता, उसका अलग से मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसको एक बार ऐसे समझ लो। फिर फ्रॉम आता है। फ्रॉम का मतलब मैंने क्या बताया था? एक चीज से दूसरी चीज में अलग होना। ये एक चीज है, दूसरी चीज है, यहाँ से अलग होने के सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का। तो क्या यहाँ पर अलग होने जैसा कोई चीज दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिख रही। अलग होने जैसा कुछ भी यहाँ पर सेंस नहीं आ रहा। तो यहाँ पर अपने पास जो सी ऑप्शन बचा वो सबसे अप्रोप्रिएट है और यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? फॉर का। और ये जो ये आया हुआ है 2020 में शायद, ये 2020 या 19 ऐसे में आया हुआ है शायद। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? फॉर का। किसका प्रयोग होगा? फॉर का। अब देखो यहाँ पर टू क्यों नहीं आ सकता? देखो टू टू का प्रयोग होता है जैसे कि एक तो देखो टू का प्रयोग होता है फिक्स्ड प्रीपोजिशंस के रूप में, जैसे गोइंग टू और ये सब इनके साथ जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन की टेबल दूंगा मैं, तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि वहां पर इनडेबिटेड के साथ टू का प्रयोग होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर इनडेबिटेड के बाद टू और फिर यू आ गया, और फिर यू के बाद क्या आएगा? तो देखो टू का प्रयोग होता है किसी चीज किसी चीज के जो उद्देश्य है, जहां पर हम जा रहे हैं, जैसे आई एम गोइंग टू मारवाड़ या फिर आई एम गोइंग टू जयपुर, तो वहां पर टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है क्या? कहीं पे कोई जा रहा है क्या? तो यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा, फ्रॉम का प्रयोग भी नहीं होगा और एट का प्रयोग भी नहीं होगा। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? फोर का। फिर देखो चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। व्हाट शी सेड एग्रीज
व्हाट आई हैव ऑलरेडी हर्ड। ठीक है, सी व्हाट शी सेड एग्रीज व्हाट आई हैव ऑलरेडी हर्ड। मतलब देखो अब इसमें क्या है, कंट्राडिक्शन दिख रहा है। मतलब व्हाट शी सेड एग्रीज टू व्हाट आई हैव ऑलरेडी हर्ड, मतलब मैंने जो सुना है वो उसने जो कहा और मैंने जो सुना वो दोनों मतलब सही है, मतलब दोनों एग्री करते हैं, दोनों एग्री करते हैं, दोनों एक साथ एग्री करते हैं। तो देखो अगेंस्ट का प्रयोग कब होगा, जब दोनों के बीच में अंतर्द्वंद होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे जो बात कह रहा है और यहाँ पे जो बात कह रहा है, वो दोनों अगर मैच नहीं करती है, जैसे कि व्हाट सी सेड डज नॉट एग्रीड, डज नॉट एग्रीड व्हाट आई हैव ऑलरेडी हर्ड। तो यहाँ पर अगर कॉन्ट्राडिक्शन होता तब तो हम किसका प्रयोग करते, अगेंस्ट का। लेकिन जब ये दोनों सेम ही चीज कह रहा है और ये दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है, तो फिर यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम, विद का। किसका प्रयोग करेंगे, विद व्हाट आई हैव ऑलरेडी हर्ड। लेकिन जो मैंने, जो वो कह रही है, वो जो उसने बोला वो इस बात से एग्री करता है कि जो मैंने जो सुना है वो बात, और उन दोनों से क्या करता है, एग्री करता है। मतलब उन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, विद। किसका प्रयोग करेंगे, विद का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम अपने जो प्रीपोजिशन वाला टॉपिक था उसकी जो लास्ट क्लास थी, उसकी लास्ट क्लास थी। आज प्रीपोजिशन अपने खत्म हो जाते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, और किस प्रकार डिग्रियों का प्रयोग करके हम एक दो दो तीन एग्जाम्पल देख के अपन ये डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार दो चीज़ों में कंपेयर किया जाता है, या फिर बहुत सारे लोगों में से एक को विशेष बताने के लिए कौन सी डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे ये आगे वाली क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए रजत खंडेलवाल परिवार के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।